अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 26/11 हमले के जो मास्टरमाइंड समझे जाते हैं यानी तहूर राना, जिनको अमेरिका से भारत यानी मुंतकिल किया जा चुका है और इनको जो तहक़ीक़ाती इदारे हैं उन्होंने अपनी तहवील में भी ले लिया। तो बहरहाल अब मज़ीद क्या कार्रवाई होगी आगे पता चलेगा, लेकिन 26/11 का जो मामला था इसको लेकर पिछले 16 वर्षों से हम ये कह सकते हैं कि भारत इस इंतज़ार में था कि जिनको मास्टरमाइंड करार दिया गया था यानी तहूर राना, इनको वो भारत ले आए। बहरहाल उसमें ये कहा जा रहा है बिलखुसूस अभी भाजपा की जानिब से कि ये मोदी सरकार की एक बड़ी कामयाबी रही है कि अमेरिका से इसने तहूर राना को भारत ले आए और अब 26/11 के जो असल ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलेगी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तहूर राना के जो दोस्त थे, जिनकी यानी कि बयानात और इंकशाफात के बाद तहूर राना कहा जाता है कि इस केस की स्टडी के बाद पता चलता है कि तहूर राना मंजर पर आए, वो है डेविड कोलमैन हेडली, जो अभी भी अमेरिका की जेल में बहरहाल महरूस हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आगाज़ इसी से करेंगे कि 26/11 का जो हमले का मामला था, इसमें जिस तरह से भाजपा सरकार कह रही है कि इसको बड़ी अचीवमेंट मिली कि अमेरिका से जो इसका कसूरवार था उसको लाकर उसको सज़ा दी जा रही है। तो बहरहाल यहाँ हम ये भी देखते हैं कि बाज़ जो दहशतगर्दी के जो मामलात थे उसमें किस तरह से हमने जो है यानी न सिर्फ सरहद पार बल्कि 7 समंदर पार हमारी वो कोशिश रही और कामयाब कोशिश रही कि हम काम कर रहे हैं कि उसमें जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ फराहम किया जाए और जो दहशतगर्दी का मामला है उसको जो है उसके ज़िम्मेदारों को जो है सज़ा मिल सके। लेकिन दूसरे भी मामला हैं दहशतगर्दी के, फ़िरक़ावारियत के और लोगों की मासूमों की जानें लेने के, उसमें हमारे जो केसेस हैं, हमारे जो तहक़ीक़ाती इदारे हैं, उनका क्या किरदार है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे वक्फ़ तरमीमी बिल नहीं बल्कि जो अब लॉ बन चुका है। अब इसको चैलेंज भी सुप्रीम कोर्ट में किया जा चुका है। अब हम ये देखेंगे कि तरमीमी बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो था, इसके आने से पहले जितनी कुछ मुखालिफतें हो रही थी वो अपने मकाम पर है, सड़कों पर भी हुई और ऐवान में भी हुई, ऐवान के बाहर भी हुई, लेकिन बहरहाल ये कानून बन चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस कानून को लेकर वो क्या कर सकते हैं, और फिर मुस्लिम तंजीमों की जानिब से किस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है इस कानून को लेकर। सुप्रीम कोर्ट मामला गया है, चैलेंज किया गया है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह का फैसला आ सकता है, कब तक फैसला आ सकता है, फैसला आने से पहले क्या इस कानून पर अमल आवरी होगी या इस पर जो है स्टे रहेगा, इस पर जो है थोड़ा सा रुका जाएगा, या फिर इसके तहत जो कुछ सरकार ने कहा वो कुछ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो जिन्होंने वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत की थी, मेरी मुराद है सेक्युलर पार्टियों की, तो वो क्या वाकई अपने उसी मौक़िफ़ को बरकरार रखेंगे आने वाले दिनों में, या फिर वक्त के साथ उनकी जो शिद्दत थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे यूएस की जानिब से, अमेरिकी सदर की जानिब से जो टैरिफ आयद किया गया, यानी अमेरिका में जो बरामदात हैं, इम्पोर्ट हैं, उसमें कस्टम ड्यूटी या फिर टैक्स की जो ड्यूटी है वो मुख्तलिफ ममालिक पर उन्होंने ज़ायद आयद की और ये कहा कि अब हम इंसाफ बराबर करेंगे, क्योंकि अब तक अमेरिका का काफ़ी नुकसान हुआ है। किसी मुल्क में हमारी जो मसनूआत यानी अमेरिकी जो मसनूआत है उसको 10%, 15% तक जो है उस पर टैक्स लगाया जाता है, वही ममालिक हमारे मुल्क में 2.5%, 3% पर वो सामान अपना लाते हैं। तो बहरहाल हम भी बराबर का जो है टैक्स का मामला, महसूलात का मामला करेंगे, लेकिन उसने दुनिया में एक हलचल मचा दी, यहाँ तक कि जो इस हफ्ते का यानी स्टॉक मार्केट का पहला दिन था, पीर का दिन, उस दिन एक जलजला हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक बाजार में आया उस टैरिफ की वजह से। तो हम ये भी देखेंगे कि अगरचे फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अपनी पॉलिसी को यूरोप के हवाले से भी टैरिफ को लेकर कुछ एक्सटेंशन दिया है, कुछ मोहलत दी है, और यूरोप ने भी जो है इस हवाले से थोड़ा सा पीछे कदम उठाया, लेकिन ये आर्जी तौर पर है, यानी मुस्तकिल तौर पर फिर ये टैरिफ का मामला होगा जो बुरी तरह से दुनिया की मईशत को मुतासर कर रहा है। हम इस पर भी बात करेंगे। और ये कहा जा रहा है जो मौशी माहिरीन है, चाइना इसका असल टारगेट है, लेकिन इसके भारत पर भी क्या असरात होंगे और हो रहे हैं, और हमारी पॉलिसी इसको लेकर क्या है, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ
स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, कुछ ही वक्त में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे हम 26/11 मुंबई हमला केस की, यानी कुलीदी मुलजिम समझे जाने वाले, मास्टरमाइंड समझे जाने वाले, मेरी मुराद है तहूर राना को भारत ला लिया गया और भारत में एक खुशी का माहौल है। और भाजपा के हलकों में बिलखुसूस के एक अचीवमेंट मोदी सरकार में ये किया गया कि 16 बरसों के बाद जिसको लाना था उसको अमेरिका से जो है भारत लाया गया और उसको सजा मिलेगी। भाई साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बगलें बजाने के लिए तो बड़ा अच्छा मौका भी है, और इस दौरान में तमाम चीज़ें हाल दिनों में जो कुछ हुई हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा या गैस सिलेंडर 50 रुपये, कहीं देखे, कहीं मुजाहरा देखा आपने कहीं सड़क पे, शायद अखबार में 1-2 बार आया होगा या फिर टीवी में आपने एक अच्छी झलक बिछाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये हुकूमत की बड़ी, मैं समझता हूँ कि होनी भी चाहिए। अगर ये हुकूमत अगर इस तरीके की चलती है, कोई बात हो जाए तो किसी न किसी चीज़ को एक इशू बना के आना चाहिए। कभी औरंगज़ेब हो, कभी जो है किसी जो है कॉमेडियन की बात हो, या फिर कभी कुछ और बात हो, तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। उसकी वजह से सारी चीज़ें जो है कोई सवाल करने वाला नहीं रहता। तो यही बात है, तहूर राना का मामला है। मैं देख रहा था कल से जो टीवी में जो बहुत ही ऐसा माहौल है कि मैं समझता हूँ कि हमने एक नई आज़ादी हासिल कर ली। जंग आज़ादी के बाद एक नई आज़ादी हमने हासिल कर ली। दरअसल इस बात को समझने की ज़रूरत है, चूँकि इसके लिए हिंदुस्तान की मीडिया को तो हम देखते ही हैं, हम फ़ॉरेन की मीडिया को भी हमने बड़ी गुज़िश्ता 24 घंटों से हमने बराबर देखा है, और उसमें के बिटवीन द लाइन्स हमने निकाले हैं, और मैं वो चीज़ें आप नाज़रीन के सामने पेश करना चाहता हूँ। दरअसल ये मामला पूरा, जैसा आपने हिडली का नाम लिया, हिडली का सबूत नहीं, स्टेटमेंट है खाली, उसी की बुनियाद पर ही इनको जो है फोकस किया गया। जबकि दीगर जो मामले हैं, जैसे कि दीगर जो ये इस वाक़े से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में जो पाकिस्तान में इस वक्त है, उनके बारे में तो खैर अभी कोई बात नहीं होती। लेकिन इनका जो मामला था, ये पहले से ही जेल में, कैनेडियन पाकिस्तान के सूबे पंजाब से हैं जी, लेकिन ये माइग्रेट हुए कनाडा में। फिर वहाँ उन्होंने एक फर्म शुरू की, हेडली उनके साथ काम करता था। तो हेडली ने बताया कि ये पॉलिसी बनाई थी, फलां थी, और एक बड़े मामले में ये अमेरिका में पकड़े गए और अमेरिका में जेल की सज़ा काट रहे थे। ये दोनों भी, ये बॉस और ये उसका चेला। हाँ, तो खैर हो रहा था। अब रही बात एक्स्ट्राडिशन की, यानी हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान एक्स्ट्राडिशन यानी मुजरिमीन की हवालगी का मामला है। और ये जब वाक़या होने के बाद 2 साल तक जब यूपीए सरकार थी, उस मामले को हमारी एजेंसियों ने अमेरिकी जो फेडरल एजेंसीज़ हैं उनके साथ रुजू किया। तो ये कहा कि भाई ये हमारी जेल में है और ये एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए ही हो सकता है। तो लीगल प्रोसेस काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन इसका जो इख्तिताम हुआ, लीगल प्रोसेस का जो इख्तिताम हुआ और जो एक्सट्रेडिशन यानी हवालगी जो हुई, इस पूरे मंजर में आप डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हिंदुस्तान ने किन किन बातों के साथ जो मामलात किए हैं, कारपेट के नीचे की बात है, उसको भी तो जहन में रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये काम कब का आएगा? क्या आपका चैनल, आपका जो है मीडिया यूनिट इतना वसूख के साथ वो सबूत लाएगा जो आज अमेरिका के और कुछ दूसरा यूट्यूबर्स भी पेश कर रहे हैं? तो हम तो नहीं कर सकते, और हम उनको सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी मुल्क की इज़्ज़त का मामला है, वो फ़िक्र का मामला है, और एक रूलिंग पार्टी की जो है बड़ाई का मामला है। तो ये चीज़ें कारपेट के नीचे जो चीज़ें हैं, वो कब कारपेट जो है उसमें पेवंद पड़ता है, जब बाहर आएंगी, वो जब तक दिल्ली दूर हो जाएगी, बहुत काफ़ी दूर है। तो यकीनन ये शाबाशी है सरकार के लिए कि तहूर राना को लिया गया है। अब ये पॉलिसी बनाना, वो करना, अब आप देखिए अजमल खान साहब का जो मामला था, इस मामले के पीछे भी कई चीज़ें थी। हेमंत करकरे का किस तरीके से जो है किस अंदाज में मौत हुई, और उनकी जो शरीक हयात अब दुनिया में नहीं रही,
जी मैं उनके भी बयानात, उनके ऑडियो, उनके वीडियो देखता रहा। तो ये पूरा मसला ये 26/11 यकीनन एक ऐसा झटका ज़रूर था जिसमें हमारे कई लोग जो है बेकसूर लोग चले जी गए, हाँ। और साथ में यानी जिस तरीके से जो टारगेट करके हमारे जो बहादुर पुलिस वालों को जो है जिस तरीके से जो टारगेट किया गया, निशाना गया, ये चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा एक मसला ऐसा है, इस पे जो है क्या हम, क्योंकि इसमें जो है पाकिस्तानियों के इन्वॉल्वमेंट की बात है, तो क्या हमारी जो वजारत खारजा ने पाकिस्तान के साथ ये मामले को रुजू किया है? पाकिस्तान तो बोला कि नहीं, वो मेरा शहरी नहीं है, कनाडियन शहरी है और मेरे अरसे के पास था, लेकिन उसने पाकिस्तानी फोर्स यानी वहाँ की फ़ौज में काम किया था, उसका ताल्लुक़ था। उस ताल्लुक़ से किस तरीके से, अब देखिए हाफिज़ सईद की बात, अभी तो वो आसानी के साथ है वहाँ, खैर जो भी हो, वो मसले को क्यों फिर इसके बारे में आगे नहीं बढ़ाया जाता, और दीगर भी उनके साथ कई लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तहूर राना का जो मसला है यकीनन बीजेपी के लिए शॉट इन आर्म बोलते हैं ना, जैसा कि एक यानी उनको एक ताकत मिल गई है कि हम ये साबित करने के लिए हाँ ये पीस हो ये हम लेकर आए हैं, और इसकी जिम्मेदारी है। हालांकि ये प्रोसेस तो पहले शुरू हो चुका था, पिछली सरकारों में शुरू हो चुका था, लेकिन ये इख्तिताम को जिस अंदाज में जिस तरीके से पहुंचा, उस पे यानी उसको निकाब से निकालने के लिए शायद कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम हर चीज़ को मानते आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पे हमने कभी कोई एक बात भी नहीं की, जबकि खुद नेटो के हलीफ इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा पड़ोसी, ये सब ने तो इतराज़ किया, सिवाय वाहिद हिंदुस्तान के। छोटे मुल्कों में भी इतराज़ किया। साउथ सूडान जैसा, जिसका खत इंटिज पैदावार है, साउथ सूडान कोई मुल्क नहीं था पहले, हैदराबाद से छोटा मुल्क है, तो उसने तक इस पे, यानी हालांकि वहाँ सियासी उथल पुथल है, जो भी मामला थे, वो तो एक ऐसा मुल्क है, वो उसको मुल्क भी कहना मुश्किल है, उसने तक भी अपना जो है रद्दमल दिया है। तो हिंदुस्तान ने क्यों रद्दमल है, जबकि हिंदुस्तान की तिजारत अमेरिका के साथ सरप्लस है, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा है, जो हमारी चीज़ें जाती हैं, जैसा कि जो धातें हमारे पास से जाती हैं अमेरिका में, और वो प्रोडक्ट बन के हमारे पास आती हैं, फिनिश प्रोडक्ट बन के आती हैं। तो ये इस पे जो है नुकसान को हमको होना चाहिए था। अब जैसा आपने अभी जिक्र किया कि एक दिन में जो है हमारा शेयर मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है, छोटे कोई बड़े पूंजीपतियों का तो नुकसान नहीं होने वाला है, वो तो सब सोच समझ के हर चीज़ करते कैलकुलेट करते हैं। ये छोटे लोग जो कम सरमाया लगा के ज़्यादा फ़ायदा करना चाहते हैं, उनका तो बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे सिनारियो को देखने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि एक्स्ट्राडिशन कोर्ट से, ठीक है, ये कोर्ट से ही हुआ है, इसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें सरकार का जो रोल है, लेकिन सरकार का कंसर्न भी ज़रूरी है। किसी मुजरिम को कोर्ट की यानी जज वर्डिक्ट के बाद भी किसी मुल्क को हवाले करने का जो होता है वो फैसला सियासी होता है। कोर्ट का जजमेंट अपनी जगह है, कोर्ट ने कहा कि भाई बिल्कुल ये भी कैद में था, आप ले आइए, ठीक है, इसकी जहाँ तक हो सके इसको आपके इंसाफ के कटहरे में लाइए, क्या इसने प्लानिंग की नहीं की, ये जो भी हो, एक ज़बानी बयान पे। अब ये बयान किसका था? हेडली का था। क्या हेडली को भी लाया जाएगा? नंबर एक। दूसरा, एग्जीक्यूट करने के लिए जो मिशनरी थी वो हाफिज सईद की थी, क्या हाफिज सईद को भी क्या लाया जाएगा अमेरिका के दबाव के ज़रिए या अमेरिका के ज़रिए? तो ये कई एक उम्र है अभी, ठीक है, अब तो बहुत हम खुश हो रहे हैं, टीवी पे बढ़ के जम के जो है स्टूडियोज़ में तो बाजे बज रहे हैं, और IT सेल तो पूछो को इस वक्त उरूज पर है, बहुत उरूज पर है कि हमने बहुत कमाल कर दिया। और इस पूरे सिनारियो के अंदर एक और चीज़ को जो ये नकाब डालना चाहते हैं वो है वक्फ बिल पे जो कुछ मामला चल रहा है, एहतजाज चल रहा है वो, और वक्फ के पर एहतजाज करने वालों पर जो अभी ये मुझे बताया जा रहा था कि यूपी के अंदर, खासकर वेस्टर्न यूपी के, वक्त पर हम आएंगे, मैं नहीं क्लोज करता हूं। नहीं, मुझे वो अलग सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट अलग है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक इशू से कितने इशू पर्दे के पीछे जाते हैं, मेरा मकसद वही है, मैं उस इशू पे बात नहीं करूँगा। तो अब देखिए, वेस्टर्न यूपी के 5 अजला में 5000 से ज़्यादा लोगों पर चालान हुआ है। वजह यह कि उन्होंने मस्जिद के अंदर एक काली पट्टी बांधी थी, उनके खिलाफ जो चालान दिया गया है, चालान में ऐसी बातें लिखी गई हैं, मैं ताज्जुब हुआ, वो हिंदी में थी,
मुझे उतनी हिंदी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें ये बताया गया है कि ये जो शख्स है जिसके नाम पे ये चालान दिया गया है, ये समाज में अमन को बिगाड़ने का चाह रहा था, ये मुश्तइल कर रहा था, इससे ये नग़्ज़ अमन बन सकता था, ये अमन के लिए ख़तरा साबित हो सकता था। इसलिए इसके ऊपर इतना ये जो है, इसके लिए धाराएं 7 धाराएं लगाई एक जगह, जिस पे 2 लाख रुपए का चालान है, जिस पे 3 धाराएं लगाई उस पे 1 लाख रुपए का चालान है। और कल भी मैं शायद आपको बता रहा था, एक वाक़या जो है मुजफ्फरनगर का ही है। एक साहब ने बताया कि उस वक़्त मैं था भी नहीं और मेरे पास ये एयर टिकट है, और सिस्टम में भी रहते ना टिकट कौन से आप फ्लाइट से गए करे। मैं दूसरे दिन वापस आया हूँ, हफ्ते के दिन वापस आया हूँ, मैं था ही नहीं। तो उसमें ये क्या किया, वोटर लिस्ट देखकर एज के लिहाज से चालान भर दिया गया। इसमें यह नहीं देखा कि ये शख्स मस्जिद में था नहीं था, ये शख्स उस वक़्त शहर में था नहीं था। खुद अब आप देखिए, ज़ियाउर रहमान जो उनके जो रुकने पार्लियामेंट है, 2 दिन पहले उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था जी। जबकि नवंबर में जो वाक़या हुआ, नहीं बिल्कुल डिफरेंट हो रही है बात। नवंबर में जो नवंबर में जो वाक़या हुआ था, वो उस वक्त बेंगलुरु में पर्सनल लॉ बोर्ड का इलाज चल रहा था, वो इलाज में थे। उन्होंने अपने टिकट भी दिखाए, अपने वीडियो भी दिखाए। तो ये जो मामला जो तहूर राना आके इतने चीज़ों को जो है, ये चीज़ों की यहाँ पर सवाल ये है भाई साहब कि क्या वजूहात है, मतलब इस पर वो जो अपने आप को जो है आज़ाद कौमें, आज़ाद नेशन, फ्री नेशन जो अपने आप को करार देते हैं, उन ममालिक में हम देखते हैं कि चाहे वो बिन लादेन का मामला हो, चाहे वो ISIS के सरबराह की बात हो, चाहे वो दाइश के किसी और जो है सरगने की बात हो, चाहे वो दीगर दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं उनके जो यानी चलाने वाले थे उनकी बात हो, या फिर हम देखते हैं कि तहूर राना की बात हो, या फिर डेविड हेडली की बात हो, या फिर बड़े या छोटे या दरमियानी, तकरीबन किसी ना किसी का जो है हम देखते हैं कि ताल्लुक़ UK से और US से होता है। वो वहाँ पर यानी बूदोबाश उनकी होती है, वहाँ पर तालीम हासिल किए हुए होते हैं, या फिर वहाँ कुछ ना कुछ इनका ताल्लुक़ होता है। और उसके बाद फिर ये बात सामने आती है कि ये यहाँ से निकल गए थे, फ़लाँ मुल्क में जो है ये पाए गए, फ़लाँ मुल्क में ये पाए गए। क्या वजूहात है कि ये जो कौमें जो हमको आज़ाद नज़र आती हैं, दरअसल जो ग़ुलाम है शायद, तो ये इस बात पर गौर नहीं करते कि ये दहशतगर्दी के जो कोई भी जिन पर भी इल्ज़ाम लगता है उनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं UK से और US से होता है। और फिर दूसरा सवाल, इख्तिसारन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे ये भी चाहूँगा, इसी के साथ जोड़ लीजिए कि दहशतगर्दी के वाक़यात में भी जो हमारी एक्टिविटीज़ है, या फिर हमारी जो तहक़ीक़ाती एजेंसीज़ है, NIA की बात कर लें हम, तो बहुत सारे केसेस में बड़े एक्टिव, और ये जो है उसका सुराग लगाते हैं और फिर उसमें जो है कामयाब बताते हैं। यहाँ तक कि जिस तरह से मैंने इब्तिदा में कहा कि 7 समंदर पार से भी जो है मास्टरमाइंड को पकड़ा आपने लाया है। लेकिन क्या वजह है कि हम मक्का मस्जिद के जो है धमाके के मामले को भी देखते हैं, बंद करके रख दिया आपने, दीगर मामलात को भी हम देखते हैं, बंद करके रख दिया आपने, और कहीं पर बड़े जो है शिद्दत के साथ आपकी जो है कार्रवाइयाँ होती हैं और आप 7 तबक ज़मीन से भी जो है जो मास्टरमाइंड है उसको निकाल लाते हैं। क्या मामला है? देखिए, आपने बात बिल्कुल सही कही। उसामा बिन लादेन की तरबियत कैसे हुई, किन्होंने उनको हथियार दिए, और किस तरीक़े से इन्होंने, यानी तालिबान का जिक्र कैसे हुआ, ये तो शुरुआत तो इन्हीं से ही हुई ना। तालिबान की पैदावार अमेरिका के मालिये पर, अमेरिका के फराहम करदा हथियारों पर जी पाकिस्तान की सरजमीन पर हुई है। ज़ियाउर रहमान जो मगरिब का एक पिट्ठू था, उसने ये सब किया, और उसी की वजह से आज पाकिस्तान में ज़ियाउल हक़ जी पाकिस्तान में अभी तक वो मसला पैदा हुआ है जी। अब बल्कि उनके लिए भी एक मसला पैदा हो गया, और वो एक शाख पैदा हो गई पाकिस्तान, तालिबान पाकिस्तान की जी, वो भी एक मसला TTP। हाँ, और इसमें कितने सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग शहीद कर दिए गए जी हाँ। तो ये चाहते यही है कि हमारे सामने कोई ज़्यादा प्रॉस्पर यानी तरक्की ना करो, बल्कि ये आसामी ग़ुलाम बन के रहो। और एक बात जहाँ तक है, आप तहूर राना की हिस्ट्री देखिए, ये पाकिस्तानी आर्मी में खिदमत अंजाम दे रहे थे, फिर ये कैसे किन हालात में वहाँ वो मुलाजिमत तर्क करके कनाडा गए, और किन हालात में कनाडा की इनको सिटीजनशिप मिली, ये सारे एक सीक्वेंस, चूँकि आप एक अच्छे सहाफ़ी हैं तो ये चीज़ें सीक्वेंस समझने के बाद हम एक हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि ये पूरा इसके पीछे क्या कोई और चीज़ है।
जी जी जो सामने नहीं आती। तो ये पूरे का पूरा मामला माया चल रहा है। और खुद वो बगदादी बोलकर था ना ISI, वो किधर गायब हो गया वो? ना उसको कोई उसको वो हलाक करे। 8-10 मरतबा उसको मारा गया, जिंदा किया गया, मारा गया, जिंदा किया गया, मारा गया, जिंदा किया गया। तो उसकी कुछ वीडियो अलबत्ता कभी कभी सर्कुलेशन में आ जाती है जी। तो ये बताना है कि ये पूरी तरीके से ये, अब आप देखिए सूडान में क्या खेल चल रहा है, पूरी ईंट से ईंट भिजा के रख दी गई। तो ये मुस्तहकम नहीं चाहते। अब आप देखिए इन्होंने 2 बड़े मोहरों को यानी पहले ख़त्म किया, एक लीबिया में और इराक में जी। उसके बाद इनको कहा कि नहीं अब तो ये तो केक वॉक है, आसानी के साथ आप मार ले सकते हैं, कुछ नहीं है। तो ये इनके पूरी तरीके से इनकी जो पॉलिसी है, इनकी जो स्ट्रेटजी है, वो इस तरीके से पूरी जो है थर्ड वर्ल्ड में समझो, थर्ड वर्ल्ड में भी इस्लामिक जो है इनको पूरी तरीके से कमज़ोर करके रख देना, उनको अपना जो है गुलाम बना के रखना। यही वजह है ना आज इतनी बड़ी दहशतगर्दी चल रही है, जेनोसाइड चल रही है, लेकिन इस पर कुछ तवज्जो होने वाली नहीं है, इस पर कुछ चर्चा होने वाली नहीं है। इंसानियत के अलमबरदार, हिंदुस्तान एक इंसानियत का अलमबरदार मुल्क माना जाता है, जिसने अहिंसा को, यहाँ के जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने अहिंसा की खातिर अपनी जान भी दे दी, मुल्क के लिए कुर्बान हो गए। लेकिन बताना है कि कभी हमने एक दर्द भी देखा, बल्कि गुज़िश्ता दिनों यही वफ़ के उसके ऊपर किसी ने एक झंडा लगा दिया जी, उसको ले आके जेल में डाल दिया गया। यानी गलती यही हुई इसकी कि भाई तू झंडा क्यों लगाया? वो खैर काली पट्टी लगाया तो ये तो जुर्म है, अलग है, ये काली पट्टी भी जुर्म है। अब देखिए दूसरी तरफ गाजी बाबा की जो दरगाह पे क्या हुआ, वहाँ कितनों के खिलाफ FIR हुआ, कितने लोग अरेस्ट हुए, फिर क्या मसले पे चले गए। तो ये हिंदुस्तान में अब 2 तरह के कानून बन चुके हैं, ये आप इससे इनकार नहीं कर सकते। पहले ये कहा गया था 400 पार होने पर हम करेंगे, अरे 400 पार की जरूरत नहीं है, 240 पर भी हम सब कुछ कर रहे हैं। जो हम 400 पार पर नहीं कर पाए, हम 240 पर करके दिखा रहे हैं। इससे बढ़ के हमारी शक्ति क्या हो सकती है? तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और कैसे किस तरीके से इनके जो बेसाखियाँ हैं, बेसाखियाँ भी इतनी मजबूर हो चुके हैं कि उसके बगैर इनका चारा ही नहीं है। तो यही वजह है कि अब एक ना एक तरीके से ये पूरा एक सिस्टम है, पूरी दुनिया का एक सिस्टम है, दुनिया का जो निज़ाम है उसमें हम भी शामिल हैं, और तहूर राना को भी लाने में ये पूरे सिस्टम का काम है। यकीनन अदालतों के ज़रिए हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक सरकार कंसेंट नहीं देती, यानी जो भी उस वक़्त की जो हुकूमत होगी उस वक़्त तक इवन वर्डिक्ट के बाद भी देने का कोई गुंजाइश नहीं। आप देखिए वहाँ के अमेरिकन कानून में बताइए, अमेरिका के लोगों से, जो अमेरिका के जो सहाफ़ी हैं उनके जो है, आप उनके जो सोशल मीडिया पे उनके जो रिएक्शंस है जी, उसमें ये बात वाज़े कर दी गई है कि चलो हिंदुस्तान को एक जो है किसी ना किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि तुम खुश हो जाओ, इसके लिए मुझे क्या करना है, इसे ये तो हमारे साथ भी जेल में था, अब कल के तुम्हारे पास भी जेल में रहेगा, इसमें कोई हमको हर्ज नहीं है। लेकिन इसके बदले में हमारी इज्जत और नफ्स का सौदा हो चुका है। और मैं साउथ सूडान की बात कर रहा था जी, बिल्कुल बनाना रिपब्लिक है ही नहीं वो कुछ, उसने, यानी मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, ये तहूर राना से मुताल्लिक़ है, इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि उसने जो है, जो गैर कानूनी साउथ सूडान के लोग थे, उन कहा कि हमारी जो है हमारा तैयारा जो है फ़ौज का तैयारा आ रहा, तो कहा कि नहीं आ सकता, आप कोलंबिया में होटल में रखे, हम वहाँ से लाएंगे। अरे भाई तुम्हारी हैसियत नहीं है लाने की, कुछ भी हो समंदर से मंगाएंगे मगर तुम्हारा नहीं आना। तो उसके पास साउथ सूडान के जितने भी लोग वहाँ थे सबके जो है वीज़े कैंसिल कर दो, ठीक है कर लो, कोई मसला नहीं है, हम तो पहले से तबाह हैं और तबाह होंगे। यानी एक नेपाल उन्होंने भी जो अरे भाई मतलब तो इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ होती है, इसके बदले में हमने इज्जत नफ्स का सौदा किया होगा, ये भी तो नहीं, मतलब मेरी अंदर नहीं है जी। ये मैं जो बिटवीन द लाइन्स मैंने जो पढ़े हैं जी, जो वहाँ के सहाफ़ियों के जो मकतूबात हैं जी, जो ऑनलाइन आती हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि ये एक चीज़ हुई है इसके अंदर। बिल्कुल। और अभी भी बास ऐसे लोग हैं US में हो, यूरोप में हो, जिनके पास कुछ ना कुछ ज़मीर है, हालांकि वहाँ साहबदी बिकी भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, 2 मिनट है हमारे पास, ब्रेक पर हम जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर टैरिफ की बात होगी। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वक्फ तरमीमी बिल जो कानून बन चुका है, अब इसके बाद आफ्टर दैट वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? एक तो अदालत में मामला चैलेंज है, दूसरा उस पर जो उसकी जो मुखालिफत है, क्या आपको लग रहा है? मुस्लिम तंजीमों की जानिब से कुछ ऐलानात भी सामने आए हैं जी। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात
मैं समझता हूँ कि हमारी जो भी लीडरशिप है, मजहबी लीडरशिप हो या दीगर हमारी समाजी है, आम लोगों में इसकी जो संगीनी है उसको पेश करने में नाकाम रहे। यकीनन एक मूवमेंट बनेगा ये, जैसा किसानों ने अपना मूवमेंट बनाया, लेकिन उससे हर किसान उसकी संगीनी से वाकिफ था। अब आप गुज़िश्ता दिनों आप भी थे प्रोग्राम में, हमारे दोपहर के जो इतवार के प्रोग्राम में जी, लोगों ने कैसे सवाल किए, क्या कोई मकान बना के दिया? मकान तो छोड़िए, हमको आपको फ़ोन आते हैं, साहब फलां साहब का इंतकाल हो गया, दफन करने जगह नहीं मिल रही, कौन से कब्रिस्तान में जाना है? जबकि सैकड़ों नहीं हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, दफन करने के लिए 6 गज की ज़मीन नहीं मिलती। तो ऐसे माहौल में एक आम आदमी का शऊर क्या बोलेगा? अरे भाई मेरे को तो वाक़या हुआ था, अब आप देखिए हिंदू शमशान में गाड़ना पड़ा, कई ऐसे वाक़यात हुए। तो ये जो चीज़ हुई, ये किस वजह से हुई, क्यों हुई, और आम आदमी क्यों उससे दूर होता जा रहा है? लेकिन लोगों में शऊर आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये आगे बढ़ेगी तहरीक, चूँकि जिस संगीन, चूँकि अब जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं, जैसा कि वक्फ भाई यूज़र है, अब आप देखिए 400 साल पुरानी कुतुब शाही मस्जिद है, कब्रिस्तान है। अब ये उस दौर में वो सरकारी निज़ाम के तहत सरकारी जो मामला था, जैसा कि मज़हब उमरी यानी रिलीजियस अफेयर की एक मिनिस्ट्री होती थी 48 से पहले, यहाँ हैदराबाद के जम होने से पहले, उसमें सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होती थी। अब वो गवर्नमेंट का इदारा था। अब ये लॉजिक दिया जा रहा है कि वो जब गवर्नमेंट का इदारा, अब इवन भी वक्त भी गवर्नमेंट का इदारा है, तो ये इनके पास रेवेन्यू के रिकॉर्ड है। और आप देखिए तेलंगाना के अंदर मैं बात करना चाहता हूँ, आप परसों भी बात आया था आपको मैं, तेलंगाना में वक्फ के जो रिकॉर्ड है वो सील्ड है पिछली सरकार की तरफ से, उसको अभी तक खोला क्यों नहीं गया? और कितनी ज़मीनों पे सरकार काबिज है, कितनी ज़मीनों पे है, अब ये बवाल किया जा रहा है। अब देखिए कोई भी काबिज आसानी से हटना नहीं चाहता, और ज़्यादातर जो ज़मीनात है मुसलमानों के तसर्रुफ में नहीं है, और जो मुसलमान हैं वो माफिया के तहत हैं। मैं गुज़िश्ता दिनों जिक्र कर रहा था ना, हमारे कुछ जानने पहचाने वाले जर्नलिस्टों को जो है अलॉटमेंट मिला, फलां जगह जो है कपड़े की दुकानों का, फलां जगह घर का, फलां जगह उसका। तो एक ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनको घर बैठे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। क्या है वो, तो मेरे को इतने मलियाँ हैं भाई, वो किराया मैं इतना दे देता हूँ, बाकी का जो है मेरे को मिलता था, है ना। ये कैसे होता? नहीं, वो फलां चेयरमैन साहब थे, वो बड़े, उनका इंटरव्यू लिया था, फलां दिया, फिर उनके कुछ काम हुए। ये चीज़ क्यों वो पैसों से? और आप देखिए 95 के एक्ट में ये बताया गया, सो 95 के ब्रेक पर जाना है, नहीं 95 के एक्ट में दिया है कि मुस्तहक़ ख़वातीन को जो डिस्ट्रीब्यूट्स होती हैं उनको पेंशन जारी किया है। क्या आप किसी को पेंशन मिलता है आपको? बिल्कुल। या किसी को व्यापार करने के लिए या सनत लगाने के लिए कुछ पैसा मिलता है? खुद तनख्वाह देने को पैसे नहीं है। और जो एटीट्यूड है वफ़ के इंस्पेक्टर का, यानी इतनी धांधली, या यूसुफन की दरगाह एक बड़ी मिसाल है जी। यूसुफन की दरगाह बड़ी हैदराबाद की बड़ी मशहूर खानका है जी। तो वहाँ इंस्पेक्टर बन जाते हैं, गौलक में धुंधे, गौलक जो होती है ना, जो पैसे जो वसूल होते हैं। तो अब हम जो है बात करेंगे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ, जिस तरह से उन्होंने टैरिफ ही का मतलब इलेक्शन कैंपेन में भी उसी का जो है उन्होंने उस पर जो है यानी कि फोकस किया, और जो इमिग्रेंट्स थे उनको निकालने के जो है हवाले से बात की। बहरहाल वो इख्तिदार में आए, जैसे ही सदर बने तो फिर उन्होंने जो कहा था उस पर जो है वह आगे बढ़ रहे हैं। तो ये टैरिफ का मजिद साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि कभी कुछ, लेकिन बहरहाल उसके असरात जिस तरह से शुरू हो चुके हैं? जी वैसे देखिए, किसी मुल्क के सरबराह हो या किसी कबीले के सरदार या किसी ख़ानदान के सदर ख़ानदान, उनके लिए बुर्दबारी, तदब्बुर, फ़ैसला साजी, हिकमत अमली, ये क़ियादत के जौहर होते हैं, यानी लीडरशिप क्वालिटी जिसको कहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क अमेरिका, उसकी क़ियादत कर रहे हैं। तो अब ये जो मामला, उनके जो मामलात आ रहे हैं, अब आप देखिए, आते उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया, फिर कहा कि नहीं 1 महीने का पॉज, जी किया था 1 महीने का पॉज, वो ख़त्म हो गया। फिर कहा कि नहीं 2 अप्रैल से जो जी अमेरिका की आज़ादी, बस मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ जी, मैं अमेरिका की आज़ादी की सालगिरह। फिर अब देखिए, अपने खुद पड़ोसी से, कनाडा से, ग्रीनलैंड से, पनामा से, मैक्सिको से, ये मुल्कों से जो उनके ही बर्रे आज़म के मुल्क हैं, उनके ही कॉन्टिनेंट के मुल्क हैं, उसके अलावा यूरोप के ममालिक के साथ
उन्होंने टैरिफ का लगा दिया मसला, कहीं 25%, कहीं 32%, कहीं 40%। ये तो हो गया, ठीक है, चीन से ज़्यादा है वो, उसके बाद मैं आऊँगा चीन के बारे में। अब उसको भी उन्होंने 3 महीने का पॉज कर दिया, यानी 3 महीने तक, 90 दिन तक आप इसके बारे में नहीं करेंगे। तो ये क्या मामला हो रही है, क्यों वजह? अब चीन का जहाँ तक है, चीन ने नहरे पे दहला का बात की। चीन पे कहा कि हम इसको जो है 54 कर देंगे, चीन ने कहा कि हम 34 कर देंगे इनको। उसके बाद कहा कि नहीं ऐसा तो हम 84 करेंगे, कहा कि ठीक है हम भी कर देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम 102 कर देंगे, कहा कि हम भी आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 125 कर दिया और कहा कि ये पॉज नहीं आएगा। यानी दीगर मुल्कों को उन्होंने वफा दे दिया, लेकिन चीन को वफा नहीं दिया। और एक मैं कई बार कह रहा हूँ कि जो भी उनके हिस्ट्री का जो भी मुताला हमारा जो कुछ मुताला है, उसमें हमने ये बात वाज़ेह की थी कि दूसरी जंग अजीम के वजूहात में एक सबसे बड़ी वजह टैक्स सिस्टम था, जो ब्रिटेन, जो दुनिया की कई यानी तमाम बर्र-ए-आज़म पर उसकी हुकूमतें थी, उसने जर्मन की जो प्रोडक्ट थी उस पर काफ़ी टैक्स लगाया करता था। वो भी कई और दूसरे रीज़न भी हैं, लेकिन इसमें जो एक प्रिंसिपल जो रीज़न था, यानी बड़ा रीज़न जो भी था, ये टैरिफ वार वो लंबी चली। टैरिफ वार लंबी चलने के बाद खैर बाद में जो कुछ जर्मनी में वाक़यात हुए, फिर इधर जो वाक़यात हुए, उसकी वजह से वो जंग चली और 6 साल तक चलती रही। तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, चीन के साथ जो टग ऑफ वार चल रही है, ट्रेड वार चल रही है, ये कहीं थर्ड वर्ल्ड वार का पेशखिमा साबित ना हो, इसलिए कि चीन का जो एटीट्यूड है वो सरेंडर करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम आंख दिखाते हो, मैं तुम्हारे दूसरी आंख दिखाता हूँ, तुम 2 दिखा देते हो, मैं 4 आंख दिखाता हूँ। ये जो मामला चल रहा आंख दोनों के दरमियान, आंख मार लेने का, बीजिंग और वाशिंगटन दरमियान, तो ये कहीं आगे बढ़ सकता है। और इस पूरे सिनारियो में अब आप देखिए, ये जो शिफ्ट था इनका 20 अप्रैल तक जो है रूस यूक्रेन का मामला ख़त्म कर देंगे, वो पस मंज़र में चले गया। अब ये कहा गया, देखिए जैसे आज जो डेवलपमेंट हुई है, पहले सऊदी अरब से कहा था कि भाई तुम आप लोग बात करना, फला है, ये है, तो अब कोई और जो है यानी तुर्की को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, फला कर रहे हैं कि भाई चलो अब इसराइल के साथ भी बात करो इसके साथ, बल्कि लेकिन कोई भी इस कत्ले आम में जो गजा में चल रहा है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। अब ट्रेड वार की चीज़ ऐसी हो गई कि चलो इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो मुजाहरे अमेरिकन सिटीज़ में हो रहे हैं, तकरीबन हर शहरों में हो रहे हैं, वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसियाँ हैं वो उसको अमेरिका के अवाम पसंद नहीं करते। चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला हो, या देखिए यूनिवर्सिटी का जो मामला हुआ, 2 यूनिवर्सिटी के जो है फंड्स रोक दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक ऐसा मामला हो चुका है जिसमें जो लीडरशिप, जिस किस्म की तदब्बुर की जो स्टेटमेंटशिप होनी चाहिए थी, वो स्टेटमेंटशिप अमेरिका के सदर में बिल्कुल नहीं है। और वो पता नहीं वो मुल्क को किस किनारे पे लेके जाएंगे, किस दहाने पे लेके जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। जी वाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जो ये टैक्स को हाइक करने की जो पॉलिसी है और जो टैरिफ का मामला है, ये दुनिया में एक किस्म के, हम ये कह सकते हैं कि अगरचे जिस तरह से भाई साहब ने कहा, अभी यूरोप से कह दिया गया, बाज़ दीगर ममालिक से कह दिया गया कि अभी हम जो है थोड़ा सा इसमें वक्फा दे देंगे, 3 महीने का वक्फा दे देंगे, लेकिन इसके बावजूद आगे यानी चाइना से तो यानी टकराव जारी है। और लेकिन इस सिचुएशन के नतीजे में सारी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो मुआशी निज़ाम है, जो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है, वो सिस्टम है, वो जो है बुरी तरह से, मतलब इसमें एक सोई नहीं आ रही है, एक अदम इस्तेहकामी और एक गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक बाजार भी मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि पता नहीं कल क्या ऐलान हो जाए। तो इसकी बुनियादी वजह आप क्या देख रहे हैं? क्या ये एक टेम्पररी बुनियादों पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ बार्गेनिंग करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ महीने हमको नजर आएगा, उसके बाद सारे ममालिक बैठकर कोई एक मफाहमत हो जाएगी, या नहीं ये एक लॉन्ग टर्म में ये सारा मामला आगे बढ़ रहा है? जी भाई साहब। देखिए, ये जो मामला है, वैसे जिस तरीके से लोग इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या आकलन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैच्योरिटी है। हालांकि ट्रंप ने इलेक्शन के लड़ने से पहले ये बात वाजे कर दी थी कि मैं टैरिफ लगाने जा रहा हूँ जी। अब टैरिफ के मामले को आप जानते हैं कि टैरिफ अपने ही देश के लोगों के लिए लगाया जाता है, न कि किसी बाहरी इलाकों पर। यानी चाइना का माल तो जितने का जाएगा उतने का ही जाएगा,
और वो जो टैरिफ वो लेगा वो अपनी आवाम से इसलिए लेगा, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से, ताकि उसकी जो अपनी मार्केट है वो बची रहे, उनका इंडस्ट्री बची रहे। तो सवाल ये उठता है कि इस टैरिफ में यूरोप ने जिस तरह से नहीं भाई साहब, लगेगा तो इम्पोर्ट पे ना, मतलब इम्पोर्ट पर लगेगा ना, तो लिहाजा आप जो आने वाले हैं, जो माल ला रहे हैं, उन्हीं पर जो है लाद रहे हैं। अब सीधे सीधे मैसेज यही है कि भाई आप कम लाएं, क्योंकि हम अपने जो मसनूआत है, अपनी जो चीज़ें हैं, हम चाहते हैं कि वो उससे हमारे लोग इस्तेफादा हासिल करें। ये एक मैसेज है सीधे सीधे, ताकि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका में बनने वाली चीज़ें वो जो है इस्तेमाल में आए। अब ये बाहर का बहुत हो गया, क्योंकि उनका जो माल जाता था, जैसे यूरोप की बात करें तो खुद ये कहना है कि 10% यूरोप अमेरिका से लेता था, और यूरोप की चीज़ों पर जो है अमेरिका 2.5% 3% लिया करता था। तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, उसकी वजह समझिए आप क्या है जी। उसकी वजह सीधी सी ये है कि इन्होंने अपनी जो इकोनॉमी को, थोड़ी सी आवाज स्लो आ रही है आपकी। जी, मुझे आपकी आवाज स्लो आ रही है। आप हाँ। वहां से कहें पीसीआर से कि इसको थोड़ा जो है अप एंड डाउन करें। हाँ। या मैं दोबारा कहें तो दोबारा कॉल मिलाता हूँ, मगर नहीं अब ठीक है, मुनासिब है। मैं आपकी आवाज नहीं कम मिल रही। अच्छा ठीक है, अभी देखें आप आ रही होगी मेरी आवाज। नहीं, हाँ अभी क्या मेरी आवाज आपको ठीक? हाँ, अब आपकी आवाज बराबर आ रही है। जी ठीक है जी। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि जो ये टैरिफ बाजी शुरू हुई है, इसका मतलब है अपने अपने जो इंडस्ट्री है उसको सेव करना। मगर इस सेविंग में अब एक चीज हम भूल जाते हैं जी। ये मुकाबला चाइना के साथ ही है। बेसिक तो फंडा चाइना था, मगर साथ साथ में यूरोप और दूसरे देश भी लपेट लिए गए हैं। तो इससे तो आप ये माने कि ये अब चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर शुरू होना था, जो अकेले चाइना के साथ था, उसमें भारत को भी लपेटा जाना था। उसकी वजह थी स्किल्ड सस्ती लेबर। तो स्किल्ड सस्ती लेबर होने की वजह से जो उन्हें ये जो कंपनियां हैं, वो चाइना, इंडिया, वियतनाम, जो ताइवान, कोरिया, उनको रोकने के लिए टैरिफ का एक प्लान किया गया था पहले से, जिसे आप ट्रेड वॉर कह रहे हैं। मगर ये अचानक यूरोप लगाया है कि जो ट्रंप का प्लान है वो चेंज हुआ है। अब ये ट्रंप का प्लान चेंज हुआ है इस बात को लेकर कि दुनिया में अब जो मतलब मल्टी पावर सेंटर बनने हैं, उसका ये दाम लागू किया गया है। इसमें क्या होगा, या तो टैक्स कर देगी या फिर टैक्स जो है वो अपने अपने हिसाब से तय करके लगाएगी। दोनों ही सूरत हाल में बाकर साहब स्थिति ये है कि जो WTO में नॉर्म्स तय किए गए थे उनका वायलेशन हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। तो जो एक पूरा वन वर्ल्ड वन सरकार का जो कंसेप्ट था वो धराशायी हो जाएगा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो पिछली वेस्टर्न पावर्स ने जो गठजोड़ किया था वो भी जीरो हो जाएगा। इस टैरिफ वार में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। असल में तो ट्रंप जो है चाइना को एम्पावर करने के लिए ये दावा कर रहा है। अच्छा, ये तो हाँ जी। अच्छा भाई साहब, ये तो बिल्कुल बरअक्स बात हो रही है। बहरहाल जिस आप कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं, ये बात तो ज़रूर बनती है कि दुनिया जो है, यानी हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह वगैरह की बात करें तो उसी की मुखालिफत की जा रही है। लेकिन दुनिया भर में अगर हम देखें तो माजिद साहब, मैं आ रहा हूँ भाई साहब आपकी तरफ, बात यही हो रही थी कि वन करेंसी। अच्छा, आप क्रिप्टो की बात करें, हम हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है इसको बाज़ाब्ता तौर पर उसको मजाज करार दिया गया है, उसको जो है तस्लीम किया गया है, दीगर ममालिक में भी किया जा रहा है। तो दुनिया तो यानी एक करेंसी और सारी एक आइडेंटिटी और सारे एक मामले में जो है की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन भाई साहब ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई अगर ये करेंगे तो वो एक वाला मामला जो है, ग्लोबलाइजेशन वाला मामला है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो ट्रंप की पॉलिसी अब भी समझ से बालातर है कि यानी वो कर क्या रहे हैं। अब जिस तरह से भाई साहब ने एक बात कही है, बाज़ाहिर तो चाइना टारगेट है, लेकिन भाई साहब ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से चाइना को मजीद जो है यानी कि इसको फ़रोग मिलेगा, वो और मजीद मजबूत होगा। खैर वो उनका अपना व्यू है, हो सकता है उसके बारे में उनके पास जो भी आर्गूमेंट्स हैं उनके अपने हैं। जी जी। लेकिन इसका एक अदर वे राउंड भी हो सकता है कि चीन ये साबित किया दुनिया के सामने कि वो एक अल्टरनेट इकोनॉमी पहले से ही है,
और वो अमेरिका पर डिपेंड नहीं कर सकता। इस तरीके से अमेरिका की जितनी भी मुखालिफत हो वो चीन के लिए एक बेनिफिट भी हो सकती है। यानी आप किसी को अपना दुश्मन कह के उसकी इतनी शोहरत कर दें कि वो दुश्मन आपके लिए है, लेकिन दूसरों के लिए वो एक बड़ा एक निशान, एक अलामत बन गया कि नहीं चलो एक अम्ब्रेला ये भी है, इसके नीचे भी हम रह सकते हैं। अब रही बात क्रिप्टो करेंसी की, आपने बात की, देखिए सारी दुनिया में एक वक्त कभी भी नहीं हो सकता है, दुनिया का निज़ाम तब्दील होता रहता है, और सारी दुनिया के अंदर हर एक की जो जीडीपी है वो एक जैसी नहीं हो सकती। अमेरिका की जीडीपी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी ब्रिटेन के साथ, खुद पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया के साथ ये मैच नहीं हो पाती। तो अब आप एक काहिल कौम, एक काहिल हुकूमत को एक सफ में नहीं खड़ा कर सकते। इसलिए सिक्के का जो मामला है, जो करेंसी का जो मामला है, अलग अलग रहेगा। हाँ बिल्कुल अलग रहेगा, उनकी वैल्यू अलग रहेगी। और अलबत्ता ये हो सकता है कि जैसा इस तरीके से जैसा कि डॉलर को एक एक्सचेंज वैल्यू बनाया गया, डॉलर जो है उसका जो चलन ऐसा है कि वो कहीं भी इन्वेस्ट किए बगैर उसको पैसे मिल जाते, चूंकि वो कोई मुल्क दो मुल्क को सौदा कर रहे हैं वो डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसकी वजह से डॉलर को उसका जो है बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा जो अमेरिका के लिए चैलेंज है वो है जिस तरीके से ब्रिक्स में जो बात हुई थी, खैर हिंदुस्तान ने कदम पीछे ले लिए जी, लेकिन आज भी चीन, रूस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये जो प्रिंसिपल फाउंडर मुल्क है, इंडिया भी फाउंडर था लेकिन इंडिया उस चीज़ से बाहर आ गया, मतलब इन प्रिंसिपल आया जी, इनकार तो नहीं किया। तो ये चार फाउंडर हैं, चार फाउंडर अभी भी उन्हीं खुतवत पर सोच रहे हैं कि डॉलर को मुफ्त में हम पैसे दे रहे हैं, यानी डॉलर हम जो है बिला वजह के, जी हाँ, बिला वजह, ना कोई इन्वेस्टमेंट है ना उसका कुछ है ना, सिर्फ इस्तेमाल है और फायदा वो हासिल करना, फायदा वो हासिल बैठ के कमा रहा है। जी हाँ, क्यों नहीं हम अपनी इंडिजीनियस करेंसियों के जरिए एक खुतूत बनाए। जी हाँ, हमारी वैल्यू के लिहाज से, हमारी जीडीपी के लिहाज से, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के लिहाज से, हमारी जो है इन्फ्लेशन के लिहाज से एक इकोनॉमिकल कैलेंडर बना के, उसके इंडेक्स बना के उसके साथ हमको चलना है। ये काम गुज़िश्ता 15-20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। यूपीए के दौर में ये काम वो हुआ था, लेकिन मौजूदा सरकार आने के बाद से तो उसको ठंडा ही पड़ दिया, ठंडा बस्ते में डाल दिया। तो ये अमेरिका को सबसे बड़ा अगर नुकसान हो सकता है ट्रेड वार में, वो डॉलर को मना करने पर हो सकता है। जब तक डॉलर सर्कुलेशन में रहेगा, अब आप देखिए बहता पानी चलता पैसा, जी हाँ, ये जब तक रहेंगे चलता पैसा ग्रोथ रहेगी बिल्कुल, वो कहीं रुक जाता है तो खत्म, गंदा हो जाता है, वो कोई वैल्यू नहीं होती। जिस तरह से पानी एक जगह ठहर जाता है तो गंदा हो जाता है ना, इसी तरीके से ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो टैरिफ वार का बुनियादी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, खैर चीन के बारे में जो कुछ मामला थे वो अपनी जगह होंगे जरूर है, लेकिन ये अपनी डॉलर की जो मोनोपोली है वो मोनोपोली को पूरी तरीके से कायम रखना चाहता है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, अब सवाल यहाँ पर ये है, यानी ऑन द ग्राउंड मैं जानना चाहूँगा कि अब ये जैसे 3 महीने का भी एक्सटेंशन दिया, मैंने वही सवाल किया था आपसे, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या हो सकता है? क्योंकि एक किस्म का खौफ है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें भी खौफ है, और जिस तरह से दुनिया की मईशत चलनी चाहिए वो नहीं चल पा रही है। और फिर इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि भारत वाकई मंडी तो है, ठीक है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से हमको करना चाहिए, हम जो है चाइना से भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन चाइना का भी अगर माल बिकता है तो हमारे पास काफ़ी कुछ जो है मार्केट है, हम हर सारी दुनिया की जो है लिए हम मार्केट है, तो हमारे पर भी क्या उसके असरात हो रहे हैं और हमारा रिएक्शन क्या है, और किस तरह से आप देख रहे हैं ये जो सूरत हाल अभी एक किस्म की जो अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है, ये कब तक बनी रहेगी? जी देखिए, ये मेरे ख्याल से अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बनी रहेगी। 3 से 4 महीने जो है इस सिचुएशन को आप ऐसे ही देखेंगे, कभी कम कभी ज्यादा बार्गेनिंग की सूरत हाल। इस पूरे खेल में ना बाकी साहब एक चीज तय हो जाएगी कि देखिए
ये एक ऐसा महीन और इतना बारीक मुद्दा है, इसको मेरे ख्याल से बहुत कम वक्त में सुलझाना तो आसान नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉपर चीजों को समझना है तो फिर थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करना पड़ेगा। मगर वक्ती तौर पर थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि इस पूरे मामले में ये जो ट्रम्प ने गेम शुरू किया है, दरअसल आप ये मान के चलें कि ये रशिया और चाइना को एम्पावर करने, डॉलर को डी-डॉलराइज करने और पश्चिमी जगत के जो एक आधिपत्य था उसको तोड़ने के लिए ही ये कदम उठाया जा रहा है। हालांकि पहले का प्लान इसका कुछ और था और ये कुछ और है। इसकी वजह समझिए। देखिए, कितना भी सस्ता प्रोडक्शन करें, आज की तारीख में यूरोप और अमेरिका के पास इतनी प्रोडक्शन चेन नहीं है कि वो पूरी दुनिया को, यानी अपने घर की पूर्ति कर ले, यही बहुत है। पूरी दुनिया की सप्लाई वो नहीं कर सकते। अलबत्ता वो ये करेंगे कि ये टैरिफ वार गेम करके वो अपनी प्रोडक्शन अपने अंदर सेल्फ डिपेंड हो जाए और दुनिया का जो ग्लोबलाइजेशन का मॉडल था वो टूट जाए। और जो ये डेमोक्रेटिक आप सिस्टम देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एक नया डेमोक्रेटिक सिस्टम शायद जो है वो तैयार हो रहा है। ये जो पुराना डेमोक्रेसी है ये चलने वाला नहीं है। अब जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 था और अब ये जो वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 का जो निजाम है ये पूरी तरह से डिफरेंट होने जा रहा है। यहाँ ट्रम्प जो गेम कर रहा है वो सिर्फ टैरिफ वॉर है, ऐसा नहीं है। ये आपको तय करना होगा कि क्या आप इतने आत्मनिर्भर है कि हर चीज अपने देश के अंदर बना सकते हैं। और अगर नहीं बना सकते हैं तो फिर आपके पास सिवाय चाइना के साथ गठजोड़ करने के और चाइना के साथ, रशिया के साथ एक ग्रेटर यूरेशिया बनाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़े बड़े हौसले बयान कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि आज जिस तरीके से वो जो हम पहले बात किया करते थे डॉक्टर साहब, ट्रेजरी बॉन्ड की, तो ये जो 750 बिलियन डॉलर और उसके अलावा भी ट्रेजरी बॉन्ड जो बेचने के लिए निकाल रहा है और अमेरिका कह रहा है मैं जब्त कर लूंगा चाइना के, तो ये पूरा का पूरा अगर जब्तीकरण की बात आती है, जैसे रशिया की संपत्ति जब्त की गई है, तो इससे इंटरनेशनल जो एक कमिटमेंट का निजाम था कि कोई किसी को गोल्ड रखता था, कहीं किसी के दूसरे देशों में जो है वो अपने फॉरेन करेंसी को भी रखता था, डिपॉजिट करता था, ये पूरा का पूरा अविश्वास में चला जाएगा, सब टूट जाएगा। यही तो बेसिकली जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है उसके खिलाफ है। देखिए, जो अभी तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, वन वर्ल्ड, वन ऑर्डर, वन सरकार, वो पूरा का पूरा सिस्टम इंडिपेंडेंट आ रहा है, कंट्री टू कंट्री आ रहा है और कई कंट्री तो टूटने के कगार पर है, गृह युद्ध के कगार पर लाए जा रहे हैं कई देशों को। और ये सारा का सारा एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें पावर तो गिनी चुनी रहे मगर कई देशों को एक बड़ी पावर के तौर पर दिखाया जाए, जो कि उसमें भी ये होगा कि ये एक तरह से सब स्टेशन होंगे बड़ी पावर के, मगर लोगों को लगेगा ये सुपर पावर बन चुके हैं, जिसमें से ईरान भी एक है, उसमें से भारत भी एक हो सकता है, उसमें से कोरिया एक है और इसके अलावा जो है तुर्की किसी की तरफ से खेलेगा तो सऊदी अरब किसी, ये इस तरह का जो एक मल्टी पावर सेंटर बनाने की बात चल रही थी ये उसी तरफ जा रहा है। और जिस तरीके से ट्रम्प बिहेव कर रहा है उसने पूरी अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को जीरो कर दिया है। और वो जीरो करने का यानी आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा, आपके डॉलर जब्त करने की बात करेगा, ये सारे वो टॉपिक होते हैं बाकर साहब जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है। यानी कोई भी अमेरिका के साथ ना तो कारोबार करना चाहेगा और ना ही विश्वास करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये तो आप मान लीजिएगा कि जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो फिर नतीजा क्या होगा। ठीक है, नतीजा बड़ा स्पष्ट है कि पश्चिम, तो इसमें एक और बहुत बारीक बात है। बारीक बात ये है कि अगर आप ये देखेंगे कि उनके जो डेली वेजेस है अमेरिका के और जो यूरोप के डेली वेजेस है, वो डेली वेजेस इतने ज्यादा डिफरेंट हैं, वो इतने ज्यादा डिफरेंट हैं डेली वेजेस कि आप उनमें सरवाइव ही नहीं कर सकते इंडिया के साथ या एशिया के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते कि आप वहाँ जो आप $3,000 पे कर रहे हैं, एक $3,000 जो उनको पे कर रहे हैं, उसके पे करने से आपको क्या होने वाला है कि यानी कि इंडिया में जब हम उस करेंसी को चेंज करेंगे तो इंडिया में चेंज करने का मतलब होगा डॉक्टर साहब कि वो लाखों रुपए बन जाते हैं। यानी हमारे यहाँ इंडिया में या एशिया में 25
1,000 रुपए में लोग गुजारा करते हैं, 25,000 वहाँ रुपए 2.5 लाख गुजारा रुपए की करने बात हो वाले, जाती है। हाँ, जी हाँ। 25,000 में लोग गुजारा करते हैं, वहां पर ये तकरीबन 3-3.25 लाख रुपए बनता है या 2.5 लाख रुपए बनता है। अब वो जो 2.5 लाख वेजेस आप दे रहे हैं अपने लोगों को, जबकि मंथ के एंड में उन पे कुछ भी नहीं बचता है, उसको एशिया की इकोनॉमी या डेली वेजेस के साथ आप मैच कैसे करेंगे? हाँ, आप बिल्कुल इसमें बहुत लंबी डिस्कशन की जरूरत है। बिल्कुल, इस हालांकि पर मैं करेंगे आप भी हम इसको जरूर। सारे एपिसोड एक पहले ही कर एक चुके मिनट मैं हैं। चाहूंगा माजिद साहब से बिल्कुल कंक्लूडिंग ये इस हवाले से 1 मिनट, फिर आपसे भी बिल्कुल 1 ही मिनट। माजिद साहब, अब जिस तरह से ईरान के साथ बिल्कुल गाज़ा का मामला रह गया है क्योंकि उस पर हम कर रहे हैं बात, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि ईरान से अब जो डायरेक्टली टॉक की बातचीत चल रही है ओमान में, फिर साथ ही साथ वार्निंग भी है अमेरिका की, अगर ये नाकाम हो जाती है तो फिर इजराइल ही जो है ईरान पर हमला करने की सरबराही करेगा, वो जो है इसमें करेगा, तो इसका क्या असर और क्या फिर इसको सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हम धमकी ही समझे? 1 मिनट में आप बोले माई साहब, फिर वाई साहब से 1 मिनट में चाहूँगा, 2 मिनट है हमारे पास, फिर उसके बाद ऑफ एयर हो जाएंगे ये हम। जी इनकी दोहरी पॉलिसियां हैं। जी एक तरफ ये बातचीत के लिए मेज पर आते हैं, फिर वहीं दूसरी तरफ अब देखिए ईरान ने भी ये कंडीशन नहीं रखी भाई मैं बातचीत के लिए आऊँगा, लेकिन जो सैंक्शंस लगे हुए हैं कई सालों से उसको आप लिफ्ट करें, ये नहीं बताया गया, जिसकी वजह से देखिए उनकी इकोनॉमी कितनी ख़राब चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये ईरान के लिए भी मुनासिब नहीं है कि भाई देखिए बातचीत अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन क्या अमेरिका जौहरी तवानाई के मसले पर क्या अकेला वो हो सकता है? ये बात यूनाइटेड नेशन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन की अब कोई मुकामी नहीं रही। जी हाँ, देखिए गाजा के मामले में कितना चीख रहा है तो वहाँ का जो सेक्रेटरी जनरल, लेकिन उसकी कोई पूछने वाला नहीं है ना, उसकी कोई रेजोल्यूशन की कोई कदर है। तो मैं समझता हूँ, और रही बात हमला करने की, देखिए अब मामूली होसी जैसे लोग जिनके पास कोई वसाइल नहीं है, कुछ नहीं कर उनके साथ ही जो है आपका जो मामला है वो किस तरीके का हो रहा। ईरान उसी के मुकाबले में तो बड़ी ताकत है, एक मुल्क है, बल्कि वो आपके जो अलाइज ममालिक हैं अरब में, उनके लिए भी खतरा बन सकता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को यकीनन अगर अमेरिका ने कुछ गलती की ईरान के साथ, तो यकीनन ये जैसा कहा जा रहा है कि एक तो ट्रेड वार के जरिए या फिर ये भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक, कि तीसरी आलमी जंग जो अक्सर कहा जा रहा है, हालांकि होगी नहीं होगी हम तो नहीं कह सकते यहाँ बैठकर, ठीक है, लेकिन ये इसका एक जरिया, इसका सबब बन सकती है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर बताइए, मतलब क्या लग रहा है आपको ये जो मामला है, क्या मतलब एक बड़ी जंग वगैरह वगैरह इस तरह की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल शॉर्ट में बताइए भाई साहब। सकती है, मगर ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पर नहीं होगी, क्योंकि अगर ईरान के साथ जंग होती है तो आप ये मान के चलें कि ईरान के साथ जंग का मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर है। हालांकि बहुत मैं क्लियर कर दूं, इसमें भी मैंने कहा कि जो लोग मेरी इस सेंटेंस को सुनेंगे उसको लंबा ना ले, मगर इसमें सऊदी अरब को खुश करने का एक अमेरिकी प्लान है, मगर वो रूस और चीन की वजह से ऐसा नहीं कर पाएगा, ये कहेगा कुछ करेगा कुछ। आप मान लीजिए कि गाजा जो है गाजा जी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, आवाज ब्रेक हुई थी, जो है वो आजाद होने वाला है और नेतन्याहू जाने वाला है, और बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा कि जो इजराइल है वो गृह युद्ध का शिकार होने जा रहा है। अल्लाह करे, लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तकलीफ की बात है कि वहाँ मतलब नरसंहार हो रहा है, मगर ये बात मान लीजिएगा कि ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी और ये होने जा रहा है। हालांकि इसमें बहुत 1-2 घंटे की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, जो जुल्म कर रहा है इनका जवाल हो, ये सभी चाहेंगे जालिम के खिलाफ जो है, क्योंकि जालिम रुक नहीं रहा, तो ज़रूर जो है उसका जो है खात्मा हो, उसके जुल्म का खात्मा हो, उसका खात्मा हो। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, वाहिद साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।